नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी। शो है रूबरू। मुखातिब हूँ मैं आपसे और आज एक बड़ा ही खूबसूरत दिन है मेरे लिए, वो इस लिहाज से क्योंकि जैसा मैं हर बार ओपनिंग में कहता हूँ कि ये शोज़ हमने इसलिए बनाए हैं और इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि जो शख्सियत उस दिन की आती हैं या फिर जितनी भी शख्सियत से हम बात करते हैं, वो अपनी-अपनी विधा में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। या जो भी कुछ कर रहे हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को और थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। तो आज का जो ये मौका है मेरे लिए बड़ा ख़ास था, वो इसलिए क्योंकि मैं निजी स्तर पर इस दुनिया में ये समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आया हूँ और उसका तरीका एकमात्र यही है कि मैं उन लोगों से मिलूँ, जिनका नज़रिया इस संसार को लेके मुझसे बहुत अलग है। हो सकता है कि मुझे वो खूबसूरत ना लगे, हो सकता है कि वो मुझे बहुत खूबसूरत लगे, मगर ये जो अनसर्टेनिटी है यही इस जीवन की खूबसूरती है और उसे आप कितनी खुली बाहों से उसका स्वागत करते हैं, सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है। तो ये जो बात मैंने कही वो इसलिए कही कि आज हमारे साथ हैं अंकिता सहदेव जी, जो कि एक लिरिसिस्ट हैं, हाय। जो कि सिंगर भी हैं, कंपोज़र भी हैं। यूएन के साथ उन्होंने काम किया है काफ़ी लंबे वक़्त, यूनिसेफ के साथ भी किया है और मैंने जो ओपनिंग सोची है मैं सीधा-सीधा वो बोल देता हूँ, गलत होगी तो अंकिता जी बीच में आ जाएँगी क्योंकि वो बिल्कुल फ़िल्टर्स नहीं रखती हैं ना, आई लव दैट। अभी ऑफ द कैमरा भी यही बात हो रही थी, वो ये कि हम आम लोग जिस तरह से इस दुनिया को देखते हैं, वो उस तरह से नहीं देखती हैं। उनका नज़रिया उसको लेकर अलग है, उनकी सोच को उसको लेकर अलग है और उनकी अप्रोच जिस तरह से वो आगे बढ़ती हैं, बढ़ना चाह रही हैं, वो बहुत अलग है। चलते हैं और बात करते हैं। अंकिता जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अंकिता जी, आपकी जो जीवन की शुरुआत है वो चंडीगढ़ से है। जी। ट्राई सिटी एरिया चंडीगढ़ और चंडीगढ़ तो सबको मतलब बड़े एक अलग ढंग से पता है। एक तो सबसे ज़्यादा कि चालान बहुत कटते हैं इसलिए पता है। आपका चंडीगढ़, आपका बचपन, हाउ वाज़ इट? जैसे सबका होता है वैसा ही था। हर किसी का एक जैसा नहीं होता, हर किसी का अलग होता है। मैं उस लिहाज से पूछ um रहा हूँ कि व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, हाउ वर थिंग्स एंड लाइक एवरीथिंग एल्स? ओके सो मतलब एक बहुत नॉर्मल फैमिली लाइफ रही है मेरी। हुँ, हुँ। पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, कजिन्स के साथ। अगर कुछ डिफरेंट रहा है तो वो रहा है मेरी स्कूलिंग में। क्योंकि स्कूलिंग में डेफिनेटली वो डिफरेंट होना ही था। मैं रेगुलर सेटअप से ही पढ़ी हूँ, एक रेगुलर, अगर आम भाषा में बोले नॉर्मल स्कूल। हाँ, नॉर्मल। सो जी। कॉल्ड नॉर्मल स्कूल। सो रेगुलर स्कूल से, मेन स्ट्रीम स्कूल से मेरी स्टडी हुई है, दैट्स द करेक्ट वर्ड, सो आई यूज दैट। जी। तो मेरी स्टडीज़ वहाँ से हुई हैं। अब अगर कुछ डिफरेंट रहा है तो वो ये रहा है कि मैंने रिटन चीज़ें सिर्फ फिफ्थ स्टैंडर्ड तक की हैं, तो मैं मार्कर्स से लिखती थी इंस्टेड ऑफ पेन्स और पेंसिल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेरे को विजिबल होता था उस टाइम पे। अच्छा। पेन और पेंसिल का छोटा लिखा हुआ, लाइट लिखा हुआ कलर्स में वो दिखता नहीं था। मार्कर्स तो बोल्ड लिख देते हैं चीज़ों को, जी, 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 बिल्कुल तो समझ वो गया। दिख जाता था। हुँ, तो हुँ। उससे मैं अपने एग्ज़ाम्स देती थी अप्रॉक्सिमेटली फिफ्थ या सिक्स्थ स्टैंडर्ड तक। जी। उसके बाद मैंने वर्बली करना शुरू कर दिया। सो माय मदर यूज्ड टू रिकॉर्ड माय बुक्स फॉर मी और मैं उनको सुन के उसके बेसिस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती थी। और एग्ज़ाम्स के टाइम पे मुझे एक जूनियर क्लास का जो राइटर या जी, जी, स्क्राइब जी, जी। देते हैं वो दिया हुँ, जाता था स्कूल में। एंड वो मेरे लिए क्वेश्चन रीड करते थे और मैं उन्हें आंसर बताती थी और वो लिख देते थे। ओके। सो दैट इज़ हाउ। और एकेडमिक परफॉर्मेंस मेरी अच्छी रहती थी स्टार्टिंग टू एंड। हुँ। और या दैट वाज अबाउट इट। अगर कुछ मेरा खराब था तो दैट वाज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स खराब था। बहुत ज़्यादा। अच्छा। नहीं, दिक्कत तो एक सबसे बड़ी ये आती है ना कि एक समय तक तो आप 2+2 सीख रहे होते हैं। हाँ। फिर अगले क्लास में पता चलता है कि एबीसीडी भी आ गए हैं उसमें। हाँ, वही एलसीएम एचसीएफ मैं आज भी नहीं ले पाती हूँ। अच्छा। तो मेरी मैथमेटिक्स इतनी ख़राब थी, कभी मेरी अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप नहीं हो पाई। तो मैंने 9th एंड 10th में आते ही अपना मैथ्स एग्ज़ाम्प करके इंडियन जी। वोकल क्लासिकल ले लिया था एज हुँ। एज वन ऑफ माय बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स, जो ओके। कि ऑप्शन होता है इन एवरी एजुकेशनल बोर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया हुआ है कि अगर कोई डिसेबिलिटी की वजह से आप कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे हो, यू कैन एग्जाम दैट एंड यू कैन ऑप्ट फॉर अनदर वन। सो वो नहीं, मैंने मुझे तो अवेल मैथ्स किया बहुत था। पसंद था। मैथ्स का वो वाला पार्ट होता था ना, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हैज़ प्रूव्ड, बस इतना पार्ट एंड आई लव दैट। उससे ऊपर का कुछ मुझे समझ नहीं आता था। एनीवेज़,
अ, अभी अंकिता जी आपने बोला कि 5th क्लास तक आपको मार्कर, हुँ, ये सवाल है शायद उन लोगों की तरफ से जिनकी आसपास कहीं ऐसा कोई वो नहीं है, कोई एक ऐसा इंसान जिससे वो शायद ये सीख पाएँ, समझ पाएँ, जिन्होंने पता हो कि किस तरह से होता है, क्योंकि देखने में भी जो आपका विजुअली जो इनको मैं कहूँगा कि कुछ डिसेबिलिटी होती है, वो भी अलग-अलग लेवल की होती बिल्कुल, है ना? अलग-अलग तरीके की होती बिल्कुल। है ना? तो मुझे थोड़ा-सा उसके बारे में अगर आप, क्योंकि आपसे अच्छा शायद कोई कैटेगरिकली मतलब नहीं बता पाएगा इसके बारे में। सो 21 डिसेबिलिटीज़ होती हैं इन टोटल। अभी अगर हम बात करें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की, तो उसमें 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, जिसमें अलग-अलग तरह की आती है। कुछ फिज़िकल होती हैं, जिसके अंदर आप व्हीलचेयर यूज़र्स को मोस्ट कॉमनली देख पाते होंगे अपने जी, आस-पास। जी, जी। उसके अलावा भी हैं डेफ़िनेटली सेरेब्रल पाल्सी है, जिसकी वजह से कई बार लोग बेडरिडन भी हो जाते हैं। बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। हुँ। सेंसरी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें आप डेफ ब्लाइंडनेस, लो विज़न, हार्ड ऑफ हियरिंग, डेफ, ये सब देख पाते होंगे। जी, जी, जी। देन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ आती है, जिसमें आप मोस्टली स्पेसिफिकली एसएलडी स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ओके। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, साइकोसोशल डिसेबिलिटी, इस तरह के कैटेगरीज़ आप देखोगे। सो अगर मैं सिर्फ ब्लाइंडनेस और लो विज़न की बात करूँ, तो ब्लाइंडनेस जो मेरा केस है, जिसमें सिर्फ लाइट परसेप्शन है मुझे और लाइट से ज़्यादा मैं कुछ नहीं देख पाती हूँ। कई केसेस ऐसे होते हैं जो लो विज़न के केसेस होते हैं, जी, जिन्हें अक्सर हम पढ़ने लिखने के लिए लार्ज टेक्स्ट देते हैं, ओके। ज़ूम, ट्रिपल ज़ूम, इस तरह के ऑप्शंस आपको टेक्नोलॉजी में भी मिल जाएँगे। जी, जी। तो दैट इज़ अबाउट इट। अच्छा, तो वो उस तरह से, और आपकी अगर हम बात करें तो आपने कहा ना कि 5th क्लास तक यू वर राइटिंग विद मार्कर्स। यस। तो जैसे कुछ आम भाषा जो है हमारी बहुत ही मुझे कई बार लगता है कि उसका इस्तेमाल भाषा का वो इनह्यूमन सा है कई बार। जैसे कहते हैं कि जनजात और इस तरीके से लोग जो हाँ, बोलते हैं। तो बट आपने कहा कि प्रोग्रेसिव था ऑफ द कैमरा जो हम बात कर रहे थे ना, हाँ जी। तो मुझे थोड़ा-सा उसके बारे में प्लीज़ जानना है ताकि लोग अ, हुँ। एक आइडिया हो सके कि हाँ, सामने वाले को कितना परसेप्शन है, वो कितना आइडिया है, कितना समझते हैं, हाँ, कभी किसी से मिलते हैं सो तो। जनजात या कंजेनिटल जी, मतलब जो बाय बर्थ होता है। जी जब बिल्कुल। आप बच्चा एक पैदा हुआ है, उसी में उसी टाइम पे कोई डिसेबिलिटी पाई गई, तो वो हो जाती है कंजेनिटल। जी, अब मेरी डिसेबिलिटी कंजेनिटल है या नहीं है, वो कहना थोड़ा मुश्किल है, ओके, क्योंकि पता तब चला था जब मैंने थोड़ा पढ़ना लिखना स्टार्ट किया या खेलना वगैरह स्टार्ट किया। बट हो सकता है ये पहले से ही हो। ओके। यस, सो मेरे केस में वो थोड़ा-सा कहना मुश्किल है, बट हाँ, मेरा जो केस है, जो जो डिसऑर्डर है जिसकी वज़ह से डिसेबिलिटी, दैट्स कॉल्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आरपी। ओके, सो दैट्स समथिंग रिलेटेड टू रेटिना। इसमें रेटिना के ऊपर पिगमेंट्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से विज़न फ़ॉर्म होना बंद हो जाता है। ओके। और जब इमेज नहीं बनती है किसी चीज़ की रेटिना पे, हुँ, तो आप देख नहीं पाते हो। बट ये बिल्कुल। प्रोग्रेसिव होता है, क्योंकि हो सकता है पिगमेंट्स पहले रेटिना के कुछ हिस्से में आए, फिर बाद में जी, जी, थोड़ा-थोड़ा जी। करके बाकी पूरे हिस्से को वो कवर करने बाकी लगे। पूरे हिस्से को। सो मेरा प्रोग्रेसिव था, तो इनिशियली मैं लिख पढ़ पाती थी, बोल्ड टेक्स्ट के साथ, जी, कलर्स देख पाती थी, फिर धीरे-धीरे वो सब जाता चला गया। ओके। नहीं, अ फ्यू डेज़ बैक आई वाज़ वाचिंग अ वीडियो हाँ, हाँ। और वहाँ से ना जो ये है सारी डिसेबिलिटी में अलग-अलग जो कैटेगरीज़ हैं, मुझे उसका जैसे किसी में था कि स्पॉट्स थे, किसी में ये एक था कि ब्लरी था पूरा विज़न, हाँ, किसी में केवल जैसे आपने लाइट परसेप्शन का आपने बात बोला हाँ, कि अगर रोशनी है, तो पता चलेगा और रोशनी नहीं है, तो पता चलेगा कि हाँ, अंधेरे और उजाले का फ़र्क जो है बस उतना पता चलता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अब मैंने यूएनओ यूनिसेफ की भी बात की अभी जब ओपन किया था। हुँ, हुँ। मैं अब उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि क्या-क्या काम किया, कब-कब किया? अगर आप बताना चाहें? सो यूनिसेफ का एक इनिशिएटिव है जनरेशन अनलिमिटेड, युवा। ओके। युवा इज़ द इंडियन नेम फॉर जनरेशन अनलिमिटेड। जी, जी। और इट इज़ अबाउट पब्लिक प्राइवेट यूथ पार्टनरशिप। सो अभी क्या हो रहा है, यंग पीपल बहुत ज़्यादा हैं पूरे वर्ल्ड में, एंड यंग पीपल आर द फ्यूचर। सो हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, सो दे ऑल हैव स्टार्टेड
समथिंग कॉल्ड नेटवर्क गवर्नेंस। तो आपस में मिलके तो ये लोग गवर्न कर ही रहे थे पूरे वर्ल्ड को, बट जी अब डिसीजन मेकिंग में ये यंग फेसेस, यंग माइंड्स को भी इंक्लूड करने लगे हैं। जी So there was this initiative called YPAT, Young People's Action Team of Yuva at UNICEF. ओके So मैं उसका पार्ट थी 2021 से 2022 तक, एंड 2021 से 22 तक आई हैव वर्कड एज डिसेबिलिटी राइट्स चैम्पियन ऑफ युवा एट यूनिसेफ, ओके and after that I was also shortlisted as one of the 6 UN India youth advocates ओके for UN India. Yes, so like we 6 youth advocates have represented young people of India in UN India. So that's ओके about it. दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। अ, अभी ऑफ द कैमरा बात चल रही थी जिसमें आपने बताया कि 2021 तक फ़ोन भी नहीं, मेरे ख्याल से स्मार्टफोन भी, है ना? बिल्कुल। उसके पीछे आपने रीज़न दिया था कि अवेयरनेस की कमी ना, बिल्कुल। है ना? सो हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें एक्सेसिबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा काम हुआ है ऑलरेडी। जी जी अगर आप iOS के, मैक के प्रोडक्ट्स की बात करें, दे आर वेरी एक्सेसिबल। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम विंडोज़ में आ जाएं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के, जी जी उनके ऊपर वो काफ़ी एक्सेसिबल हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ओके बट उनको एक्सेस कैसे करना है इस बारे में अवेयरनेस जनरल मासेस में कम है। बिल्कुल सी अगर आप एक NGO के बच्चे देखोगे जो स्पेशल सेटअप में पढ़े हैं, वहाँ पे अवेयरनेस है, क्योंकि अब क्या होता है, इट्स नॉट इजी टू रीच आउट टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लाइक मी जो मेन स्ट्रीम स्कूल में हैं, जी बट जी इट इज़ ईजी टू रीच आउट टू a large number of students at the same time if you get connected with organizations like NAB, that is National Association for Blind, or AICB, or any other organization for that matter. जी So हुआ क्या मेरे केस में, क्योंकि मैं इन सब से बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड थी, तो मेरे पेरेंट्स को पता था कि हाँ होता है, पर कैसे होता है उस चीज़ पे शायद इतना फोकस कभी आया नहीं। जी तो जब मैंने खुद उस चीज़ पे ऊपर स्टेप लिया कि अब मेरे को करना है, तो फिर आई वेंट टू वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस लाइक दिस, जी और उन्होंने स्मार्टफोन में मुझे टॉक बैक ऑन करके दे दिया। उस टाइम पे मेरे पास एंड्रॉयड हुआ करता था, तो ओके एंड्रॉयड में दैट्स कॉल्ड टॉक बैक, तो वो ऑन करके दे दिया, और बस थोड़ा सा बता दिया कि हाँ डबल टैप करोगे तो चलेगा। और मैं 3 दिन तक परेशान हुई, बट तीसरे चौथे दिन मैं उसको यूज़ करने लग गई बहुत एफिशिएंटली। ओके फिर मैंने एंड्रॉयड से iOS पे स्विच किया, अब मैं एंड्रॉयड iOS दोनों यूज़ कर पाती हूँ। एंड देन अभी मैंने एक सर्टिफिकेशन किया है बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, सो अभी मैं कंप्यूटर स्किल्स में भी काफ़ी एफिशिएंट हो गई हूँ। बहुत अच्छा। दोनों में से इजी ज़्यादा कौन सा लगा? ये क्या कहते हैं, मैक, आईफोन या फिर एप्पल या एंड्रॉयड, यूजेबिलिटी के लिहाज से? See, I've never used Mac so far. मैक एज इन लाइक आईफोन अगर हम बात हाँ, करें, और एक iOS, एंड्रॉयड फ़ोन, iOS एंड दिस। So iOS मतलब मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो ज़्यादा एक्सेसिबल है और वो कम एक्सेसिबल है। नहीं अब बहुत ये अच्छा ना है। जनरल यूजर्स में भी होता है, जो नॉन PWD यूजर्स हैं उनकी भी एक प्रेफरेंस होती है, या तो एंड्रॉयड या तो iOS। नहीं, देखिए- स्विच करना थोड़ा हासिल होता है। बात वही है कहीं था कि कटा सेब धारी तो हर कोई होना चाहता है ना। एप्पल कटा हुआ तो ये, और आजकल वैसे भी ना वो चलता है किडनी बेच के आईफोन लेना, वो वाली चीज़ है। खैर आज उसका शोशेबाजी तो खैर है ही थोड़ा सा, मगर इस्तेमाल की भी चीज़ है, ऐसा नहीं है मैं वो सब पकड़ लेंगे मेरी गर्दन आके कि वो कैसा कह रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा अंकिता जी, जैसे एक ना सोशल अंडरस्टैंडिंग होती है किसी चीज़ के बारे में ना, सोशल अंडरस्टैंडिंग एक समाज की समझ क्या है। हमारे यहाँ समाज की समझ किसी भी डिसेबिलिटी को लेके या तो तरस है, या फिर यहाँ ठीक है हो रहने दो, मेरे साथ नहीं ना, दैट्स इट, मतलब नेग्लेक्ट है ना। तीसरी थोड़ी बहुत कहीं बहुत ही लिमिटेड एक मैं बोलूँ एक जगह तक या फिर एक हद तक है अंडरस्टैंडिंग, या फिर एन आई फॉर दैट कि आप उसे कम से कम देखेंगे, निगलेक्ट नहीं करेंगे और समझना चाहेंगे अगर समझ नहीं है तो। ब्लाइंडनेस को लेकर आपका जो नज़रिया अभी तक रहा, जो आपने एक्सपीरियंस किया उसके आधार पर, हाउ आर सोसाइटी वर्क्स फॉर ब्लाइंडनेस एंड हाउ इट कैन। ओके, सो ब्लाइंडनेस से हट के सारी ही डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि ये सब में कॉमन है।
अच्छा। सो सबसे पहले जो निग्लेक्ट या तरस क्यों है, क्योंकि फियर है, फेयर है। फियर है, डर है। ओके। डर क्यों है? सी, कोई नहीं चाहता कि हमारे साथ ऐसा हो या हमारे लव्ड वंस के साथ ऐसा हो। उसके अलावा ना बहुत सारे सोशल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस चीज़ें भी जोड़ दी जाती हैं कि हाँ हम लोग ब्लेस करेंगे तो वो लगेगा, हम लोग हाँ, ऐसा भी कर्स होता है। करेंगे वो लगेगा। इट्स नथिंग लाइक दैट। अगर कोई वो मेरा भी लग सकता है, वो आपका भी लग सकता ये मेरा है तो ना? क्या नहीं लगेगा, ये तो मुझे पता है। वो मेरा भी नहीं लगेगा सर, क्योंकि मेरी भी कोई मैं समझ गया। वो दिव्यता वाली जो चीज जोड़ी हुई है वो है नहीं। एग्जैक्टली नहीं, बहुत बढ़िया। मतलब हाँ। अगर आप पीडब्ल्यूडी लोगों को देखोगे, यंगस्टर्स को देखोगे, तो मतलब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है ये कहना, नहीं नहीं, कोई ना, बाद बट में एडिट में देख लेंगे जी। क्योंकि मैं खुद उस जोन में हूँ, तो आई कैन से कि हम में कुछ डिवाइन है नहीं एज सच। हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी यंग लोग कर रहे हैं, अच्छा भी बुरा भी। हाँ जी। ठीक है, हमें भी फोमो होता है, हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। नहीं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, बिल्कुल सही, आप सही जा रही हैं, बताएं आगे। एग्जैक्टली। सो पहले तो अगर हम ये फियर को डिसोसिएट करने में जाए ना, तो वही बहुत बड़ा टास्क है। उसके अलावा थोड़ा सा शायद पीडब्ल्यूडीज की खुद की भी गलती है, क्योंकि हम लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कई बार ऑफ टेकिंग हेल्प, कि ठीक है हेल्प से हो रहा है तो हम खुद क्यों करें। मगर इसका भी कोई लिमिट होता होगा ना अंकिता जी, क्योंकि जैसे एक लिमिट के बाद तो हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही होगी ना। अब मैं, जहाँ है वहाँ लो। एक लिमिट के बाद मुझे भी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, आपको भी हो सकती नहीं, है, बिल्कुल सही किसी चीज़ को है। भी हो सकती है। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ लो, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होकर हेल्प लेने लगते हैं। ऐसा ये होता है। ठीक है, मैंने मान लिया, चलिए, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप, ऐसा होता है। मगर बात ये है कि जैसे हर किसी व्यक्ति की, मैं एकदम नॉर्मल उसमें बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ब्लाइंडनेस या डिसेबिलिटी को जहन में रख के बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे कितनी ज़रूरत है मदद की, ये मेरा निजी वो होगा हाँ, मत, है ना। बिल्कुल। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति डिसेबिलिटीज के साथ है तो ये उसका भी निजी मत हो सकता है कि उसे कितनी मदद की ज़रूरत है। मैं क्यों कह रहा हूँ वो इस बात को? है, बट जी। एटलीस्ट हम सामने वाले के स्टेट ऑफ माइंड, सामने वाले के स्केड्यूल्स, प्रायर कमिटमेंट्स को ध्यान में रख के तो कर सकते हैं ना हाँ, ये ये तो चीज़। नॉर्मल, ये तो नॉर्मल जैसे हम बोलते थे ना, नॉर्मल बेसिक जिसको बोलते हैं, हाँ अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल। एक, वो हम कई बार वो भी नहीं रखते। ये बिल्कुल सही बात आपने कही। यहाँ पे मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ, बिना किसी भी सवाल के, कि हाँ, जो बात आपने कही ना वो वाली कि वो कई बार लेथार्जिक हो जाते हैं, ये तो जिन्हें हम नॉर्मल लोग कहते हैं वो भी रहते हैं इसी में, उन्हें भी आदत पड़ी हुई है मदद मांगने की कि हाँ बस कैसे ही काम हो जाए, करना ना पड़े खुद से। बहुत अच्छा। एक और चीज़ थी जो भी मैं ऑफ द कैमरा भी पूछ रहा था, फिर आपकी इजाज़त से अब मैं ऑन द कैमरा भी पूछूंगा इस चीज़ को। चलिए, वो मैं बाद में उस पे आता हूँ, पहले एक दूसरी चीज़ और पूछता हूँ, वो ये कि अंकिता जी, हर किसी व्यक्ति की ना अपनी अपनी कुछ परेशानियाँ, दिक्कतें होती हैं, हर किसी की होती हैं। हमने जो समाज गढ़ा है उसमें महिलाओं की कुछ अपनी दिक्कतें हैं जब समाज में बाहर जाती हैं। डिसेबिलिटी के साथ एक फीमेल, और मैं बिल्कुल भी इसमें ये नहीं कहूँगा कि जी ऐसा है बस, तो एक डिसेबिलिटी के साथ जब आप बाहर जाते हैं उस परिस्थिति में क्या ऐसी सारी दिक्कतें हैं जो कि आपको स्पेशली और अलग से जो है देखनी, झेलनी, या फिर दो चार होती हैं आप उनसे? मतलब आप जो बोल रहे हो ना कि एक फीमेल की अलग है और एक डिसेबिलिटी वाले इंसान की अलग है, वो बात बिल्कुल सच है। एंड इफ़ यू आर अ गर्ल विद डिसेबिलिटी, यू हैव अ डबल डिसेबिलिटी, दैट्स अ वेरी कॉमन सेइंग। बिकॉज ये इंटरसेक्शनैलिटी, जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो हम दूसरी उसके दूसरे इंटरसेक्ट्स या इंटरसेक्शंस को भूल जाते हैं। जी। बट दैट इज़ वेरी ट्रू। अगर आपके पास डिसेबिलिटी है, उसकी वजह से आपके सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चैलेंजेस कम नहीं होते हैं, रेदर वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बिकॉज आप एक गर्ल भी हो, आप एक डेवलपिंग कंट्री का सिटीजन भी हो, जी। आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी भी हो, और आप एक स्टूडेंट भी हो। सो ये अलग अलग इंटरसेक्शनैलिटीज़ हैं। अब कईयों के साथ इसमें कास्ट, रिलीजन और बहुत कुछ और जुड़ जाएगा, राइट। सो डेफिनेटली उसके दोनों के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। मेरा पर्सनल चैलेंज सिर्फ इतना है कि आई वांट अ गुड वर्किंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी अभी, एट दिस वेरी मोमेंट,
क्योंकि जितना मैं अपने साइड से अपने स्किल्स पे काम कर सकती थी, आई हैव डन दैट। ऐसा नहीं है कि मैंने जब मैं बोल रही हूँ कि आई हैव डन दैट, इसका मतलब मैं उस पर काम करना बंद कर चुकी हूँ। नो, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, बट एक सर्टेन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जितना चाहिए उतना मैं कर चुकी हूँ। और अब अगर इसके बाद मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन है ना, तो आई वांट स्पेसिफिक थिंग कि हाँ, मुझे आके कोई बता दे कि अब तुम ये कर लो, उससे फिर ये हो जाएगा। हाँ। अब मेरा वो वाला स्टेट है, बिकॉज सी हर एक की अपनी नीड्स होती हैं, है ना, मेरी भी अपनी नीड्स हैं। और अब मुझे एक मॉनेटरी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए अपने लिए। दैट इज माई वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प नीड, माई आंसर, लाइक क्रिस्प आंसर टू इट। ये सबकी वही है। एग्जैक्टली। और अब उसके उस नीड को पूरा करने में मेरे चैलेंजेस बस मतलब ये है कि जो एक नॉर्मल लड़की के होते हैं वो तो हैं ही, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड नॉर्मल, बट वो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, वो मेरा भी एक रेगुलर वर्ड बन चुका है। इंटेंशन वो नहीं है। सो एक रेगुलर मेन स्ट्रीम लड़की की जो चैलेंजेस होते हैं, मेरे पास वो तो हैं ही, मेरे पास डिसेबिलिटी भी है। सो मेरे चैलेंजेस मल्टीप्लाई हुए हैं और अपॉर्चुनिटीज डिवाइड हुई हैं। सो अब बस मुझे इस साइकिल को ब्रेक करना है, आई विल बी गुड टू गो। दैट्स ग्रेट। नहीं, अभी छोटा सा जो हमने वो पार्ट रिकॉर्ड किया है, अगर वो इजाज़त रही तो चलाएंगे उसको, तो पता चलेगा कि इस फील्ड में, पूरी मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप कितनी सशक्त हैं और कितनी तैयार हैं आने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ थी जो मैंने ये सवाल पूछा ना, उसमें हम एकदम बिल्कुल बेसिक्स पे चले जाते हैं अंकिता जी। जैसे आपको डे टू डे ट्रैवल करना होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, आप जनरली जैसे आपने कहा कि यू टेक कैब्स एंड स्टफ ना, उस तरह से, मगर पब्लिक में ट्रैवल तो करना ही है, कहीं ना कहीं तो मूव करना ही होता है। और मैं कोई बहुत ज़्यादा गौरवान्वित तो महसूस नहीं करता हूँ ये बात कहते हुए, जो सच्चाई है साफ कहूँ। किसी एक लड़की के लिए नॉर्मली कहीं ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं छोड़ते हैं कुछ सड़क पर चलते हुए लोग। आपके साथ उन चीज़ों की इंटेंसिटी कितनी बढ़ जाती है? मैं अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट दिस। कई बार तो बिना देखे पता ही नहीं चलता है ना, तो मेरे साथ ऐसे इंस्टेंसेस, मतलब कई बार बिना, मतलब सामने से कभी किसी ने आके ऐसा मुझे कुछ बोला नहीं होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है जी, बिकॉज मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे इतना प्रोवाइड किया, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड, टू यूनिवर्स कि उन्होंने इतना दिया है कि मैं आई डायरेक्टली बुक अ कैब ऑन माई ओन एंड सिट इन इट एंड कम। सो थैंकफुली ट्रैवल, अभी तक ड्राइवर्स, जो कैब ड्राइवर्स हैं, दे हैव बिन वेरी सपोर्टिव। आई थिंक नोएडा के आधे कैब ड्राइवर्स मुझे जानते हैं। कई बार कोई रिपीट होके आता है तो ओ दीदी हमने आपको यहाँ छोड़ा था, ऐसे। अच्छा। और सम पीपल रिकॉग्नाइज मी थ्रू माई इंस्टाग्राम। सो मेरी कुछ रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी ऑन इंस्टाग्राम, एंड काफ़ी लोग, इनफैक्ट आई थिंक कॉलेज में भी मुझे 1-2 स्टूडेंट्स मिले हैं हु केम, ओके ओ आप वो इंस्टाग्राम वाली अंकिता हो, ऐसे। सो दैट हैज़ बिन द केस विद मी। सो मुझे अभी तक ये डिवाइन प्रोटेक्शन मिली है, एंड आई होप आगे भी मिली रहे और सबको मिले। देखिए, आपने ही अपने साथ दिव्यता जोड़ दी है। फिर ना कहिएगा कि डिवाइन प्रोटेक्शन तो आपको भी मिली है ना, कि आप सेफली ऑफिस से घर से ऑफिस। मैं बिल्कुल, मैं मानूंगा ही नहीं। मैं कहा जी अब आपने डिविनिटी अपने साथ जोड़ दिया, अब तो आप ब्लेस करेंगे किसी को तो वो ठीक हो ही जाएगा। ऐसा नहीं, डिवाइन प्रोटेक्शन से मैं ब्लेस्ड हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो तो खैर थोड़ी सी मजाकिया चीज़ थी। सबसे आखिर में हम एक इंसान के तौर पे किसी को देखते हैं, अभी तक की अपनी अर्जित समझ से उस इंसान की एक तस्वीर बनाते हैं अपने मन में कहीं पे ना, जिसमें कुछ रंग भरते हैं, है ना। मैं बहुत ज़्यादा एक विजुअल उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जिसमें कहीं जो थोड़ी सी शायद कमियाँ या कुछ हो सकती हैं तो वहाँ हम स्याह भर देते हैं, काला भर देते हैं रंग। कहीं बड़ा वो इंसान बड़ा अच्छा है, कुछ वो होता है तो उसमें कोई और रंग भर देते हैं। और फिर जब उसकी एक तस्वीर बन के निकलती है, पोर्ट्रेट, तो फिर हमें सोचते हैं हम इसे कहाँ लगाएं, इसे ड्राइंग रूम में लगाएं, बेडरूम में, अर्थात कि ये हमारे एक सोशल सर्कल का हिस्सा रहेगा, ये पर्सनल सर्कल का हिस्सा रहेगा। आप जब किसी व्यक्ति से मिलती हैं, आप जब किसी से मुखातिब होती हैं, तो सुनकर किसी व्यक्ति को कैसे आप किसी की पर्सनैलिटी से ये समझ पाती हैं कि उस इंसान से बातें करनी हैं, नहीं करनी हैं, क्या होता है? मैं सवाल भी अगर पूरी तरीके से नहीं कह पा रहा हूँ तो भी अगर आप समझ पा रही हो। मोस्टली तो हाँ, अब जब मैं किसी से बात करती हूँ तो मेरे माइंड में एक विजुअल इमेज बनती है उनकी जी।
बट मैं उसके बेसिस पे शायद उतना एक्ट नहीं करती क्योंकि मेरा वो सेंस उतना एक्टिव नहीं है। ओके। ठीक है, तो मेरा मोस्टली ये रहता है कि हाँ मुझे किसी की आवाज़ सुनने में अच्छी लग रही है, जी, दैट जी। दैट वे। ठीक है, अगर कोई जो बात बोल रहा है, जी। जो जो जैसे आपने कोई अगर कोई बात कही तो वो मुझे अच्छी लगी, मैं उससे कितना अग्री करती हूँ। तो अब अगर किस मतलब क्या बोल रहा है कोई और किस तरीके से बोल रहा है, लैंग्वेज कैसे जी, यूज़ कर रहे हैं सामने वाला इंसान, जी, उस पे डिपेंड करेगा। हाँ, मतलब इस तरह के मेरे शायद विजुअल फ़िल्टर्स उतने ना हों, जी। बट हाँ ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी फ़िल्टर्स मेरे शायद बाकियों से बहुत ज़्यादा हैं। जिसको ऑफ द कैमरा मैं ऑडियो फ़िल्टर बोल रहा था। यस। समटाइम्स आई फील डम अबाउट मायसेल्फ फॉर स्पीकिंग आउट थिंग्स दैट नहीं, यू जस्ट सेड वेरी करेक्टली, ऑडियो और ऑल्फैक्टरी मतलब हुँ, सुनने के और स्मेल के हुँ। मेरे फ़िल्टर्स हैं अपने। स्मेल तो हाँ, आपने बताया कि बहुत ज़्यादा बहुत अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वो है। हाँ, एक मूवी भी है, परफ्यूमर करके कोई मूवी है। आई विल वॉच इट। अब वो कैसे हाउ आई मीन यू जस्ट लिसन टू इट या बट वी कॉल इट वॉचिंग ओनली बिकॉज़ आम भाषा में मैं ऐसे नहीं बोलते ना मैं मूवी सुन रही हूँ। नहीं, नहीं, So, सी प्लीज़ ट्राई टू नहीं, 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 अंडरस्टैंड आपको नहीं कह रही मैं, इट्स फॉर द व्यूअर्स। मुझे पता है, क्योंकि मैं ये दूसरी क्वेश्चन तरीके मुझसे से पूछा गया है बहुत बार अच्छा। कि आप ऐसे क्यों बोलते हो मैं मूवी देख रही हूँ या मैं मूवी देखने जा नहीं, रही हूँ। दैट्स वॉचिंग ओनली, दैट्स टू एग्जैक्टली, अंडरस्टैंडेबल। मगर है एग्जैक्टली। क्या ना कि इट्स एन ऑडियो विजुअल मीडियम। यस, तो सो कोई आई जस्ट तरीका लिसन ऐसा टू इट। होता है कि जिससे थोड़ा भी सेंस हो सके हमें कि हाँ, होता है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑडियो डिस्क्रिप्शन। ओके। सो अब जैसे बर्फी मूवी है, जी। तो अगर आप बर्फी को आंखें बंद करके देखो तो शायद आप नहीं समझ पाओगे, है ना। हाँ। तो बर्फी थोड़ी ऑलमोस्ट साइलेंट मूवी है और बहुत अच्छी मूवी है, उसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप उसमें क्या होता है वो जो जो विजुअल्स दिख रहे हैं ना तो वो उसको एक्सप्लेन करता है साथ के साथ। आप कभी एक्सपीरियंस करना, शायद मैंने इंस्टाग्राम पे इससे रिलेटेड एक रील भी डाली है, आई हम्म। थिंक डाली है। सो अगर नहीं तो आपको मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स पे ऑडियो डिस्क्रिप्शंस अवेलेबल होते हैं। हम्म। सो उसके बेसिस पे आप अकेले बर्फी जैसी मूवी भी देख पाते हो, और मैंने देखी है एंड आई लव्ड दैट मूवी। अच्छा, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा? वो वन थिंग दैट स्टूड द बेस्ट जिसमें वो ऐसे होता है ना, बर्फी कभी गिर रहा है, मतलब रणवीर कपूर का जो सीन्स आते हैं, कभी गिर रहे हैं वो, कभी बस के ऊपर चढ़ गया है, वो बहुत फनी साउंड करता है। मतलब वो जितना देखने में फनी लगता है आई थिंक उतना ही मैं भी उस पे लाइक दैट्स इक्वली हिलेरियस फॉर मी, सुन सुन के भी। दैट्स अ मास्टरपीस। थैंक्स टू अनुराग बासु फॉर क्रिएटिंग सच अ मास्टरपीस। यस इट इज। है ना? यस। बहुत सही लगता है। बाकी हर मूवी में आई डोंट थिंक ऑडियो डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट एनी अदर मूवी, मतलब मुझे नहीं लगता आज तक लास्ट कौन मुझे। सी देखी थी? मूवीज़ बहुत ज़्यादा आजकल देख रही नहीं हूँ, अभी आजकल मैं एक वेब सीरीज़ देख रही थी, कौन सी? एमिली इन पेरिस। एमिली इन पेरिस। यस। परीस नहीं, मैंने नहीं देखी। उसको उसके अलावा कोई और जो मैंने भी देखी हो मैं? बंदिश बैंडिट्स। बंदिश बैंडिट्स। ओके, इट्स अबाउट सिंगिंग एंड ऑल ना, जिसमें यस। तृप्ति डिमरी थी मेरे ख्याल से। क्या थी? ये ओह आई डोंट नो अबाउट, सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट ना मैं सिर्फ देखती हूँ, मैं स्टार्स को ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, तो यू टॉक्ड मुझे अबाउट रणवीर सिंह, सॉरी रणबीर रणवीर कपूर, मैंने कपूर, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा कॉमन बोल है ना। बट पता है क्या होता है, कभी कभी हाँ। ऐसा होता है कि किसी ने बोल दिया या मैंने बोल दिया ओके वो कौन है, तो वो लोग सोचते हैं कि शायद डिस कर रही है, अच्छा। तो मैं डिस नहीं कर रही होती हूँ। मेरे पास 2021 तक आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं था, तो जी। मुझे बहुत सारे स्टार्स के बारे में नहीं पता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल। अरे अभी वो मूवी आई थी ना अभी, एनिमल, हाँ, है ना? एनिमल भी रणबीर कपूर की थी। पर वो मैंने देखी नहीं। अच्छा, अब मैं क्या कहूँ? फिर वो लोग कहेंगे मैं डिस कर रहा हूँ। हाँ, अगर टाइम मिले तो देखना, नहीं मन करे तो मत देखना। इट्स ऑल हाँ, अबाउट हाँ। योर थिंग। सबसे आखिर में क्योंकि आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस एंड आई हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। इतना मुझे आज शाम जाके लगेगा कि आई एम अ बेटर ह्यूमन नाउ। हाँ, मतलब हर कोई अच्छा महसूस करना चाहता है ना। आप चाहें तो मना कर सकती हैं ना इस सवाल के लिए। नो बिल्कुल इश्यूज। एकदम। कोई एक चीज़, कोई भी एक चीज़ इस संसार में जो आप एक बार देखना चाहती हो, क्या है? क्या कुछ ऐसा है? ओके, मुझे ना अपना फेस देखना है, और आई वांट टू ड्रेस अप लाइक एनी अदर गर्ल, दैट्स द ओनली थिंग आई गेस एनी जो अदर आई मीन आई मतलब मीन व्हाट?
जैसे आप कहीं जाते हो जी। तो आई हैव सीन पीपल पुटिंग अप makeup on their faces. That's so और lovely when you say ना I've seen people. I'm so happy listening to this. सच्ची में बहुत that's my vocabulary, and seeing that's a people. perfect one. जी. Yeah. So I can't really put makeup on my face correctly, perfectly. I can put up a Most of the lipstick. girls out there can't, like वो नहीं कर पाती हैं हाँ तो मुझे करना है और ना, मुझे तो मुझे hate comments अच्छे से आएंगे करना है, नीचे वरना नहीं करना है. जी. और हाँ, अगर मैं खुद को देख पाऊँ मिरर में, कैमरा में, दैट विल बी रियली गुड, बिकॉज मुझे अच्छे फोटोशूट्स, म्यूज़िक वीडियो शूट्स ये सब करने हैं. सो थोड़ी सी सेल्फ सेंटर्ड हूँ मैं यहाँ, तो या सारे सेल्फ सेंटर्ड है. मैं भी पैर ऐसे रख के बैठता हूँ ताकि मैं भी, मेरा फ्रेम सही आए, मैं भी सो अच्छा लगूँ. एंड ऑल्सो अगर मेरे को 5 दिन के लिए ये मिल जाए ना, जी. बजट पूरा, और ये एडवांटेज कि हमें 5 दिन के लिए खुद को देख सकती हूँ, चाहे कैमरा में, चाहे शीशे में, शीशे में, कैसे भी, तो मैं अपने शूट्स पे शूट्स करूँगी. मेरे को नहीं सोना फिर. आई पुट ऑन प्लेंटी ऑफ मेकअप, और मतलब मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, बट मुझे मेकअप लगाना है, शूट करना है, एंड आई वांट टू शूट लाइक एनी अदर sighted girl. Any other sighted girl. Yes, that's what I want to do. बहुत खूबसूरत. नहीं, शूट्स तो हो सकते हैं. शूट्स तो आई कैन. हाँ होते हैं, मैंने करे हैं. हाँ बिल्कुल. आपने पेजेंट भी जीता ना. हाँ मतलब वो दैट वाज ब्यूटी पैजेंट, वो अलग था, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, बट मैंने म्यूजिक वीडियो शूट्स भी किए हैं. अरे म्यूजिक वाला तो रह गया. कैन यू सिंग समथिंग फॉर अस? इट्स नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. मैं क्या गाऊं अभी. अच्छा, यू वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर रिसाइटिंग एनी ऑफ योर रिटन द लिरिक्स. अब गा कुछ भी, जो भी मनो, वरना फिर मुझे गाना पड़ेगा. एंड यू आपकी हियरिंग चलिए अच्छी नहीं है, बट फिर भी जो आपने बोला ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. मैं इसलिए नहीं गा रहा. तो आप अगर कुछ भी, एनीथिंग. अर्ज़ियाँ सारी मैं चेहरे पे लिख के ला, दो लफ्ज़ की है बातन कही है, फिर इस तरह क्यों है अजनबी, कह भी न पाए, रह भी न पाए, क्यों बेवजह है ये बेखुदी. तुम में हम हैं, हम में तुम हो, तुमसे हम हैं, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में. खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में. थैंक यू. दैट इज वेरी गुड. नहीं, मैं पीछे से इसका जो म्यूजिक है ना टन वाला, मैं वो निकालने वाला था, फिर मैंने रोक लिया खुद को. इंटरव्यू चल रहा है. हाँ, दिस इज द मैंडेटरी ना. वो हुक म्यूजिक है ना इसका. हाँ, तो बिल्कुल. आता है. अब जैसे अगर मान लीजिए, ये तो धर्म बनता है हमारा. बिल्कुल. अगर You कोई, go ahead. है ना, बिल्कुल. अगर कोई जिन्हें मेरा दिल लुटिया अगर कोई बोल रहा है तो ओहो, तो वो तो करना ही है ना. अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप अपने मनुष्य होने की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर रहे हैं. बात ये है. बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत. बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकिता जी कि आप. मैंने अपना गाना नहीं गाया, तो गाइस प्लीज मेरे गाने सुन लेना. सर्च मी अंकिता सहदेव, ANKITASEHDEV. बहुत सी चीज़ें हैं मेरे जहन में अभी भी पूछने के लिए. बहुत से सवाल हैं मेरे पास जिनका जवाब मुझे शायद मैं मान के चल रहा हूँ कि आप दे पाएंगी, मगर आज नहीं पूछूंगा. डन. वो इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि अभी मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अभी आप बहुत कुछ ऐसा ज़िंदगी में करने वाली हैं जिसके बाद ढेरों इंटरव्यू होंगे, और जिनमें से शायद कुछ मेरे हिस्से भी आए. और साथ ही साथ मेरे लिए या बाकी किसी भी व्यक्ति के लिए जो ये देख रहा है, उसके लिए आम जो उसका जीवन है
उसमें ये बात समझना और सीखना ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी आप व्यक्ति से मिलते हैं तो शायद आपकी तरह से नहीं करता है चीज़ें, अपनी तरह से करता है ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे उसे डिसेबिलिटी बोलें, चाहे अपना मन बोलें, कुछ भी बोलें। तो जब आप उससे मिलते हैं तो आप उससे कैसे पेश आएँगे? एक इंटरव्यू अगर ये सब सिखा सकता तो शायद चीज़ अभी तक बदल चुकी होती। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अंकिता जी। इट इट इज़ अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। सेम हियर, थैंक यू। बहुत मज़ा आया मुझे बात करके। धन्यवाद। तो ये थी अंकिता जी। मैंने जैसा अभी-अभी कहा, बहुत मज़ा आया मुझे बात करके और मुझे एक अच्छी चीज़ ये पता चली कि हर कोई अपने बारे में मानता है कि वो एक अच्छा इंसान है। ख़ैर मैं अपनी निजी स्तर पे तो ये नहीं मानता, मगर हम एक कोशिश में रहते हैं कि हम अपने बारे में महसूस करें कि हम एक अच्छे इंसान हैं। तो अभी जब मैं उनसे मिला बाहर स्टूडियो में आने से पहले, तो मैं अपने अंदर की सारी जो समझ थी उसको एक जगह इकट्ठा करके मैं उनके पास तक पहुँचा, बातचीत हुई और उन्होंने पहली ही 2-3 लाइनों में सब धराशायी कर दिया। वो ये कहकर कि आप किसी व्यक्ति को अगर सही में बराबर और सही में अच्छा महसूस कराना चाहते हैं, इक्वालिटी इज़ द ओनली थिंग दैट कैन वर्क ओवर देयर। आप अगर किसी को जैसे डिवाइन बोल देते हैं ना, डिवाइन भी कर दें तो भी शायद काम नहीं चलेगा और डिक्लाइन डिमीन कर दें तब भी काम नहीं चलेगा। इट्स अबाउट बीइंग इक्वल। इक्विटी भी मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे सही एक लफ्ज़ हो सकता है बोलने के लिए। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आज की मेरी समझ ये है, न केवल इंटरव्यू से बल्कि आज के इस दिन से मैं ये समझ के जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ शायद आपने भी कुछ ऐसा चीज़ या कोई एक ऐसी बात सीखी होगी, और अगर नहीं तो दोबारा इंटरव्यूज़ ऐसे ही कुछ ना कुछ होते रहेंगे। आपके पास मौका है सीखने का, मेरे पास मौका है ऐसे लोगों से मिलना और बात करना। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू को करते हैं समाप्त। और मेरा धर्म ये है कि मैं भी अपनी मार्केटिंग करूँ। तो अपना ख्याल रखिए, आसपास के जो लोग हैं उनसे प्यार मोहब्बत से उनके साथ रहिए, सफाई रखिए आसपास और देखते रहिए एमएसटी।